हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। आज 42 के साथ आपकी मेज़बान ज़ोया मलिक। अगर हम बात करें डॉक्टर्स की तो हमारे मुल्क को अल्लाह पाक ने बहुत ही काबिल डॉक्टर्स से नवाजा है, जो इस मुल्क को कौम की खिदमत के लिए मोहलिक तरीन बीमारियों का मुकाबला करने के लिए हमेशा अपनी कोशिशें जारी रखते हैं। हमारे शो के आज के मेहमान कैंसर के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं। हम बात करें डॉक्टर हसन परवेज़ साहब की, जो कि नेशनल हॉस्पिटल में अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आज का पूरा दिन हम उनके साथ गुजारेंगे, जानेंगे कि उनकी शख्सियत कैसी है और उनका पूरा दिन कैसे गुजरता है। आइए मेरे साथ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? ठीक ठाक, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड टू सी यू। आपने अपने करियर का आगाज़ कब किया, कैसे किया? जी, मैंने मेयो हॉस्पिटल में अपनी हाउस जॉब कंप्लीट की और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में एजुकेशन ली। उसके बाद मैंने हाउस जॉब के बाद डिसाइड किया कि बाहर जाके काम करना है, फर्दर ट्रेनिंग लेनी है। इसलिए मैं बाहर अमेरिका चला गया, वहाँ रेजिडेंसी की मेडिसिन में, फिर फेलोशिप की 3 इयर्स की। उसके बाद मैंने वहाँ प्रैक्टिस की, हेमाटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी की, खून की बीमारियाँ और कैंसर के अमराज की। वहीं पे ही मेरा जो प्रैक्टिकल करियर है वो वहीं पे ही शुरू हुआ, साथ रिसर्च की। उसके बाद कुछ फैमिली की प्रॉब्लम्स थी तो मुझे वापस आना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान में आके मैंने अपना काम शुरू में अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में पढ़ा के शुरू किया, जिन्ना हॉस्पिटल में मरीज़ देखे, और फिर कुछ अरसे के बाद आई शिफ्टेड ओवर, मैंने फिर प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर दी। हमेशा से डॉक्टर ही बनना चाहते थे? एक्चुअली मेरे फादर मरहूम डॉक्टर थे, तो मेरी बड़ी बहन और बड़े भाई भी डॉक्टर हैं, तो इसलिए उस सारे इन्वायरमेंट में ये इजी लगा कि मेडिसिन की तरफ जो इंक्लिनेशन थी ज़्यादा थी, और शुरू से इसी की तरफ ही रुझान रहा, तो वन ट्रैक माइंडेड ही इस पे चलते रहे। कभी उस तरह सोचा नहीं। अब मैं कभी सोच रहा हूँ कि डॉक्टरी से अलावा भी कुछ और करना चाहिए था या किया जा सकता है, लेकिन फिर बंदा उस एज में आके सोचता है कि जो प्रोफेशन आपका है उसी में ही आप फर्दर परसू करें अपनी ट्रेनिंग को, और उसी में इम्प्रूवमेंट की तरफ। डॉक्टर साहब, कैंसर है क्या वाकई लाइलाज मर्ज है ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर सेल्स जो नॉर्मल डिवाइड हो रहे होते हैं उनका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। बॉडी का अपने इन सेल्स के ऊपर, खुलियों के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, ये खुद ब खुद डिवाइड करते जाते हैं और गिल्टियाँ बनाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जिस्म से सारी खुराक और न्यूट्रिशन सक कर लेते हैं, मरीज़ कमज़ोर होता जाता है और ये कैंसर बढ़ता जाता है। ये लाइलाज, ज़्यादातर कैंसर लाइलाज ही हैं अभी भी, अनलेस कि कुछ बीमारियां हैं जो जल्दी पिक कर लें और उसका इलाज जल्दी कर लें तो वो कंट्रोल हो जाती हैं या क्योर भी हो जाती हैं। ज़्यादातर कैंसर, आपने सही कहा, लाइलाज हैं इस वक्त। कितनी इकसाम है कैंसर की, और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इकसाम कौन सी है? असल में जिस्म के हर हिस्से का कैंसर है, जैसे आँखों का कैंसर है, दिमाग का कैंसर है, स्किन का कैंसर है, लंग्स हैं, खाने की नाली है, इसोफेगस, मैदे का, स्टमक का, इंटेस्टाइन्स, कोलन का, जिगर का कैंसर, हर बॉडी में हर जगह का कैंसर हो सकता है। जो आपने दूसरी बात की कि ये कितना अग्रेसिव कौन सा है, तो इसमें खून के कैंसर जनरली बहुत अग्रेसिव होते हैं, क्योंकि बोन मैरो, जो गुदा जिसे मीख बोलते हैं, जहाँ खून बनना होता है, वहाँ पे जब कैंसर होता है तो उसको वहाँ ब्लड सप्लाई भी बहुत होती है और वो कैंसर बहुत अग्रेसिवली फैलता है खून के थ्रू। वो एक बहुत हमारे लिए मुश्किल बीमारी होती है हैंडल करना। इसके अलावा जैसे ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर है, मर्द जो सिगरेट पीते हैं उनमें लंग कैंसर है, हर जिस्म के हर आज़ा का कैंसर है। कैंसर होता क्यों है और इस मर्ज से किस तरह बचा जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। कैंसर होता क्यों है? हमारे अल्लाह ताला ने हमारे सेल्स में, बॉडी के अंदर जो सेल्स दिए हुए हैं उनके डीएनए के अंदर एक कोड है, जिस कोड की वजह से उस सेल ने प्रोटीन्स बनानी और डिवाइड होना है। अगर वो कोड किसी वजह से एबनॉर्मल हो जाए, म्यूटेशन बोलते हैं उसे, तो वो सेल जो है उसकी डिवीज़न
एबनॉर्मली ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है और वो नॉर्मल सेल से हट के एबनॉर्मेलिटी की तरफ चला जाता है। ये एक चेंज है जो कि कई जगहों पे हम समझते हैं और पढ़ते हैं, रिसर्च से पता चला है। कुछ जैसे वायरसेस हैं जो अंदर जाके डीएनए को चेंज कर देते हैं, एचआईवी वायरस है, हेपेटाइटिस सी वायरस है जो लिवर का कैंसर करता है। इसी तरह स्मोकिंग है या हवा में धुआं है जो बहुत ज़्यादा, वो लंग्स के अंदर जो सेल्स हैं उसके अंदर चेंजेस कर देते हैं और वो डिवाइड होकर कैंसर बना देता है। लेकिन बहुत से दूसरे कैंसर्स की हमें वजह नहीं पता। ये ज़रूर है, हमें नज़र आता है कि उनका डीएनए डैमेज हुआ हुआ है जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है, लेकिन हमें उसकी वजह नहीं पता चलती। लेकिन रिसर्च के साथ आहिस्ता आहिस्ता और चीज़ें सामने आती जा रही हैं। जैसे लोग तंबाकू जो है दांतों में रखते हैं, गुटखा रखते हैं, उससे गले का, ज़बान का कैंसर हो जाता है। कई लोग रबड़ इंडस्ट्री में काम करते हैं, उस रबड़ के केमिकल्स के एक्सपोजर से ब्लैडर, मसाने का कैंसर हो सकता है। कई लोग अचार, चटनी और कच्चा जो बारबेक्यू है या इस तरह के खाने खाते हैं, उससे जो है मैदे की लाइनिंग जो है उसका कैंसर हो जाता है। इस तरह कुछ कैंसर्स का हमें पता है, बाकियों का हमें पता नहीं है। कैंसर से बचा किस तरह से जा सकते हैं? ये एक बहुत कह लें आप वाइड सा क्वेश्चन है। कुछ चीज़ें तो हमारे कंट्रोल में हैं, जिस तरह के डाइट है कि हम सादा खाना खाएं, सादा घर का बना हुआ साफ़ सुथरा खाना खाएं जिसमें सब्जियां ज़्यादा हों और गोश्त कम हो। सब्जियों से एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, बॉडी में बल्क बनती है, कोलन कैंसर कम होता है। सादी खुराक का मतलब ये है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स ना हो। अच्छा। जैसे हम दूध इस्तेमाल करते हैं, सादे सब्जियां इस्तेमाल करते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा टिन में बनी हुई सब्जियां जो पैक्ड हैं, कुछ अरसे से स्टोर्ड हैं, वो इस्तेमाल करें, या ऐसे केमिकल्स जो कि उसका जायका बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, या कह लें आप उनमें प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं, उससे जो है ना हमारे लिवर के ऊपर और मैदे की लाइनिंग पे डैमेज होती हैं। जब उस खाने को हम डाइजेस्ट करते हैं, उसमें से जो केमिकल्स निकलते हैं वो भी हमारे लिवर को डैमेज करते हैं। इसी तरह अगर हम थोड़ी सी एक्सरसाइज रखें रेगुलरली कि हम जो खाना खाते हैं वो कुछ तो यूज़ हो जाता है, कुछ स्टोर हो जाता है। अगर हम टाइमली एक्सरसाइज करते रहें तो वो जो सैचुरेटेड फैट्स हैं वो सारी बर्न हो और हमारे जिस्म के अंदर हेल्दी आउटलुक रहे, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बेहतर हो। तो आई थिंक अगर हम ज़रा सादा खुराक लें और पानी पिएं, साफ़ पानी पिएं और साथ एक्सरसाइज करें, तो दिस इज़ समथिंग जो हमें इन चीज़ों से बचाती है। बाकी कुछ हैं एडिड फैक्टर्स, जैसे सिगरेट पीना है, पान खाना है, तंबाकू है, गुटखा है, ये वो चीज़ें हैं जो कि हम अपनी बॉडी को इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को टूवर्ड्स कैंसर डाल देते हैं। वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। अल्कोहल है, हेपेटाइटिस सी की इन्फेक्शन है जो कि अगर हम बाज़ार में किसी नाई की शॉप से शेव कराने जाते हैं तो अगर हमें ब्लेड साफ़ नहीं है और उस तरह साफ़ नहीं है तो उससे हमें, अगर उससे पहले उस पर हेपेटाइटिस सी के जरासीम है और अगर हम उससे शेव कराते हैं या अपनी गर्दन साफ़ कराते हैं, बाल साफ़ कराते हैं, उससे हेपेटाइटिस सी ट्रांसमिट होने का रिस्क है। इसी तरह जो इंजेक्शन्स और सुइयाँ टीकों के लिए इस्तेमाल होती हैं, अगर वो साफ़ ना हो तो हेपेटाइटिस सी ट्रांसमिट होता है। और हेपेटाइटिस सी बाय रिसर्च पता चला है वो लिवर के कैंसर की वजह है। अच्छा। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम अवॉइड करें तो हमारा ये कैंसर का इंसिडेंस कम होता है। इसी तरह दूध है, अगर हम जो भैंसों को टीके लगाते हैं ईस्ट्रोजेंस के ताकि वो दूध ज़्यादा बनाएं, उस दूध के अंदर जब वो हार्मोन लेवल ज़्यादा है, जब वो हार्मोन लेवल ज़्यादा हुआ दूध जो बच्चियां पीती हैं या हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें ओवरीज और यूट्रस के, ब्रेस्ट के कैंसर उन लोगों में ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन का एक्सपोजर जो है फीमेल ब्रेस्ट को या ओवरीज को या यूट्रस की लाइनिंग को जब होता है, उससे कैंसर का इंसिडेंस बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, कैंसर के मरीजों को भी क्या कोरोना वैक्सीनेशन करवाई जा सकती है? कोई ख़तरा तो नहीं? जी, आजकल हम इस चीज़ से गुज़र रहे हैं। एक पेंडेमिक है जो सारी दुनिया में आया हुआ है कोरोना का, और वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उनके अंदर ये बीमारी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। जो पेशेंट्स कैंसर के कीमोथेरेपी का इलाज करा रहे हैं उनका कीमोथेरेपी के दौरान इम्यून सिस्टम वीक होता है, और वो अगर कोरोना वैक्सीन हम दें भी तो शायद वो पूरी तरह उसको माउंट ना करें इम्यून रिस्पॉन्स को। इसलिए हम अपने पेशेंट्स को ये बता रहे हैं कि जिनकी कीमोथेरेपी हो रही है वो अभी कोरोना वैक्सीन को अवॉइड करें, और जब उनकी ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी ख़त्म हो जाएगी तब हम उनको कोरोना वैक्सीन की तरफ लेके जाएंगे। जबकि दूसरे पेशेंट्स जिनका इस वक्त एक्टिव इलाज नहीं हो रहा कीमोथेरेपी से, वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह कोरोना वैक्सीन ले सकते हैं ताकि उनका इम्यूनिटी उनके जिस्म के अंदर डेवलप हो कोरोना के अगेंस्ट।
डॉक्टर साहब, ऐसा भी कोई केस आपके सामने आया है कि कैंसर के साथ साथ पेशेंट को कोरोना का मर्ज भी लाहक हो गया हो? जी, ऐसा पिछले 6 महीने के अंदर हमने काफ़ी ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनको हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे थे और साथ ही उनको कोरोना हो गया। उसमें उनका हमने हॉस्पिटल में एक कोरोना का एक अलग वार्ड रखा हुआ है, बल्कि 3 फ्लोर्स हैं यहाँ पे और एक आईसीयू है अलग। उसमें जो हमारे सिक पेशेंट्स हैं जिनकी के हमें नज़र आता है कि ऑक्सीजनेशन का और लंग्स की प्रॉब्लम्स आ रही है, उसमें हमारे पास यहाँ लंग्स के एक डॉक्टर हैं, उनकी एक टीम है, डॉक्टर ज़ाहिरी हैं, इन्फेक्शस डिजीज़ की डॉक्टर साहिबा हैं, वो सारे मिल के पेशेंट्स ट्रीट करते हैं और हम उन पेशेंट्स की ज़्यादा क्लोजली निगहदाश्त और उनकी ज़्यादा क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं, क्योंकि कैंसर उनके जिस्म में पहले ही उनके इम्यून सिस्टम को, उनकी किडनीज़, लिवर और खून को अफेक्ट कर रहा होता है। तो उन पेशेंट्स को हमें ज़्यादा क्लोजली वॉच करना पड़ता है। लेकिन जो पेशेंट्स जिनका एक्टिव इलाज नहीं हो रहा, अगर उनको ऑक्सीजन के बग़ैर घर पे मैनेज किया जा सकता है तो फिर हम उनको घर पे ही रखते हैं और हमारे हॉस्पिटल का एक होम केयर सिस्टम है कि वो डॉक्टर और नर्स घर जाके मरीज़ को देखते हैं और उनको वहीं पे ही आइसोलेशन में रख के मैनेज करते हैं। आपके ख्याल में डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में कैंसर के बढ़ने की या फैलने की या होने की वजूहात क्या हैं और इसको हम किस तरीके से इस पे काबू पा सकते हैं? ये एक कॉम्प्लिकेटेड सी डिज़ीज़ है और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट का और आवाम का थोड़ा सा इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। अब जैसे हम अभी बात कर रहे थे, सिगरेट इससे लिंक्ड है, पान इससे लिंक्ड है, जो रिसर्च बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ में हुई और जिन चीज़ों का हमें पता है कि जिससे कैंसर होता है, हमें उसके ऊपर यहाँ सख्ती से कंट्रोल करना चाहिए। जो सिगरेट का एक्सेस लोगों को, यंगस्टर्स को हो रहा है और यहाँ शीशा कैफ़ेज़ खुले हुए हैं जिनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। एक तंबाकू का एक्सपोजर जो सिगरेट का है उससे ज़्यादा शीशा कैफ़े में है जो वो पी रहे हैं बच्चे, और ये हमारी कल की नौजवान नस्ल है जिन्होंने कल हमारी कौम के मामार हैं। अगर हम अभी उनको सही तरह गाइड नहीं करेंगे और इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे हुकूमत के लेवल पे और इसकी अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं चलाएंगे तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फ्यूचर में आएगी। नंबर 2 बात है, जैसे आपने की रिसर्च की, हमारे यहाँ पाकिस्तान में कैंसर की रिसर्च के ऊपर इतनी कोई बहुत ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा। जिन कंट्रीज़ में कैंसर पे रिसर्च हुई उन्होंने किसी पॉइंट पे उसके ऊपर कंट्रोल करने का उनके यहाँ प्रोग्रेस भी हुई, थोड़ी सी प्रिवेंशन भी हुई। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कैंसर रिसर्च का एरिया निगलेक्टेड है। हम बाहर से पढ़ के आते हैं, जो किताबें और जो रिसर्च अमेरिका, इंग्लैंड में हुई, हम उसको यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जो कि मेरे ख्याल में थोड़ा सा गलत है। कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारी वेस्ट की और ईस्ट की कॉमन हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी डिफरेंट हैं। हमारे यहाँ पहले सोचा जाता था कि जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ईस्टर्न कल्चर में ख़वातीन की ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा है और देखी जाती है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर अर्ली एज में और ज़्यादा अग्रेसिव है। अगर हम इसको देखें और वेस्ट से कंपेयर करें तो हमारे यहाँ कोई रिसर्च नहीं हो रही कि ये क्यों ऐसे हो रहा है, जबकि हमारी गवर्नमेंट को, हमारे अवाम को देखना चाहिए कि क्या ये दूध के अंदर ज़्यादा ईस्ट्रोजन की वजह है, या जो चिकन है, पोल्ट्री, वो हेल्दी नहीं है, उसमें हार्मोन्स बहुत ज़्यादा हैं, या इसमें जेनेटिक फैक्टर्स हैं। कौन से ऐसे और फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी बच्चियों को ब्रेस्ट कैंसर यंग एज पे हो रहा है और ओवेरियन कैंसर हो रहा है, यूट्राइन कैंसर हो रहा है, जबकि वेस्ट में ये कैंसर्स देर से होते हैं, हमारे यहाँ जल्दी हो रहे हैं। इसकी रिसर्च की ज़रूरत है जिसको कि हम यहाँ पे अभी इग्नोर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कौन सी स्टेज है कैंसर की जिस पे कैंसर का इलाज मुमकिन होता है? कैंसर की जनरली 4 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, 2 और 4, 1, 2, 3 एंड 4। स्टेज 1 के अंदर कैंसर उसी ऑर्गन में होता है जहाँ पे शुरू हुआ हो, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है। जितनी जल्दी हम कैंसर को डिटेक्ट कर लें और पकड़ लें, उतना ही उसका क्योर करना, कंट्रोल करना आसान है। जब एक दफ़ा वो कैंसर अपने प्राइमरी ऑर्गन से निकल के दूसरी जगह पे चला जाए, फिर उसको कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल है। और स्टेज 4 वो है जिसके अंदर कैंसर पूरे जिस्म में फैल जाता है या प्राइमरी ऑर्गन से निकल के दूसरी जगह डेवलप हो चुका होता है, जैसे ब्रेस्ट से शुरू हुआ और हड्डी में चला गया, ब्रेस्ट से शुरू हुआ और लिवर में आ गया। स्टेज 4 के कैंसर को ख़त्म करना नामुमकिन है तकरीबन। तो स्टेज 1 और 2 ऐसी स्टेजेस हैं जिनमें कैंसर लोकलाइज्ड होता है या उसी रीजन में, उसको कंट्रोल करना और क्योर करना आसान है और पॉसिबल है। स्टेज 3 और 4 के अंदर कंट्रोल और क्योर करना बहुत मुश्किल है। इम्यूनोथेरेपी क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? एक्चुअली पुराने वक्तों में और अभी भी पाकिस्तान में कीमोथेरेपी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है।
ये वो दवाइयाँ हैं जो कैंसर सेल्स को ख़त्म करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ बाकी अज़ा को भी ख़राब करती हैं, जिसमें लिवर है, किडनीज़ हैं, पेट की लाइनिंग है। कीमोथेरेपीज़ जो हैं वो एक कह लें आप अनडायरेक्टेड ट्रीटमेंट्स हैं, पूरे खून में, पूरे जिस्म में अफेक्ट करती हैं। काफ़ी अरसे से यही इलाज चल रहा था, लेकिन अमेरिका में रिसर्च से पता चला कि क्या हम कोई और ऐसी ट्रीटमेंट्स ला सकते हैं जो कैंसर सेल्स को ख़त्म करें और बाकी अज़ा को, नॉर्मल टिश्यूज़ को ख़राब ना करें। जब उस रिसर्च के ऊपर काम किया गया तो वहाँ पे इम्यूनोथेरेपीज़ का कह लें आप इन्वेंट हुई। इम्यून सिस्टम जो हमारा अपना बॉडी का क़ुव्वत मुदाफ़त है, जो कि किसी इन्फेक्शन को फ़ाइट करता है या किसी कैंसर को फ़ाइट करता है, जो अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, उस प्रिंसिपल को देख के उन्होंने रिसर्च करके निकाला कि हमारे इम्यून सिस्टम में जो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स हैं, अगर हम किसी तरह उनको इंजीनियर्ड कर दें, उनको ही ऐसे एक्टिवेट कर दें कि वो जाके जिस्म के अंदर कैंसर सेल्स को ख़त्म करें, तो ये एक नया लेटेस्ट कटिंग एज ट्रीटमेंट है कैंसर्स की। एक रिसेप्टर्स हैं PDL1, प्रोग्राम डेथ लाइगेंड 1 रिसेप्टर्स। अगर ये कैंसर सेल की सरफेस पे है या इस रिसेप्टर के थ्रू वो न्यूट्रिशन खींच रहा है, तो एक दवाई 2-3 आ चुकी हुई हैं जो जाके इसी हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं और इस पाथवे को ब्लॉक कर देती हैं, तो उससे कैंसर सेल्स ख़त्म भी हो जाते हैं और सो भी जाते हैं। इसको इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं और ये एक नया जिद्दत का तरीका इलाज है जो कि स्किन कैंसर, किडनी कैंसर, लंग कैंसर, ब्लैडर कैंसर, मसाने का कैंसर, स्टमक कैंसर, बहुत सारे कैंसर्स में यही तरीका इलाज अब बेहतर रिजल्ट्स दे रहा है। अच्छा, दिस इज़ द न्यू वे ऑफ ट्रीटिंग कैंसर्स इन द वेस्ट। और अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी ये दवाइयाँ मौजूद हैं और हम इनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल में। बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या है और इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है? जी, जो जैसे हम पहले बात कर रहे थे लुकीमियाज और लिम्फोमास, कुछ खून के कैंसर्स को लुकीमिया बोलते हैं और जो गदूदों के अंदर लिम्फ नोड्स में चला जाए उसे लिम्फोमा बोलते हैं। ये वो कैंसर्स हैं जो शुरू ही बोन मैरो से होते हैं, स्टेम सेल से। ये वो बीमारियां जो कीमोथेरेपी से और टारगेटेड थेरेपी से हम इनको श्रिंक तो कर लेते हैं, लेकिन ये कुछ अरसे बाद फिर से निकल आती हैं, रिलैप्स कर जाती हैं। इनके इलाज के अंदर ये देखा गया है कि जब इसको श्रिंक कर लिया जाए दवाइयों से, चाहे कीमोथेरेपी हो, टारगेटेड थेरेपी हो, उस मौके पे अगर हम पेशेंट के स्टेम सेल्स बाहर निकाले जाएं, उनको प्रोसेस किया जाए लैब में, उनकी सफाई की जाए और उन ट्रीटेड बोन मैरो के स्टेम सेल्स को वापस जिस्म में डाल दिया जाए, जो बोन मैरो में जाके बैठ जाएं। ये वो खुलिए हैं, जो सेल्स हैं, स्टेम सेल्स, जो जाके बोन मैरो के हड्डी के अंदर जो गुल्फा है उसमें बैठ जाते हैं और फिर वहाँ से नॉर्मल सेल्स बनाने शुरू कर देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ये 2 किस्म का होता है। एक होता है जो अपने ही स्टेम सेल्स निकाले जाते हैं, सफाई करके वापस डाल दिए जाते हैं, इसको बोलते हैं ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट। कुछ खून के कैंसर्स हैं जैसे मल्टीपल माइलोमा, उसमें ये वाला ट्रांसप्लांट किया जाता है। दूसरे ट्रांसप्लांट्स हैं जिनको बोलते हैं एलोजेनिक ट्रांसप्लांट। उनमें किसी मरीज़ के किसी बहन, भाई या करीबी अजीज़ का बोन मैरो चेक किया जाता है, क्या वो इसके साथ मैच कर रहा है। अगर वो मरीज़ के बोन मैरो से मैच करता हो तो फिर उनकी जिस्म से बोन मैरो सेल्स निकाले जाते हैं, उनको ट्रीट करके सफाई की जाती है और पेशेंट को कीमोथेरेपी देके, रेडिएशन देके उसके जिस्म को साफ़ किया जाता है और वो स्टेम सेल्स मरीज़ के जिस्म में इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। इसको बोलते हैं एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ये दोनों तरीका इलाज लुकीमियाज और लिम्फोमास जैसी बीमारियों में अभी भी यूज़ हो रहा है, लेकिन इसका जो नंबर ऑफ डिजीज़ जिनमें कि ये करते हैं ये कम होती जा रही हैं। और ये इसीलिए कम हो रही हैं क्योंकि अब दुनिया में बहुत ज़्यादा टारगेटेड थेरेपीज़ आ गई हैं कैंसर की। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में पहले ये तरीका इलाज किया जाता था आज से 6-7 साल पहले, लेकिन अब इतनी अच्छी दवाइयाँ आ चुकी हुई हैं टारगेटेड, जो सिर्फ जाके कैंसर सेल को हिट करती हैं, बाकी जिस्म को नहीं। उसकी वजह से पेशेंट को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो उन दवाइयों से ही बीमारी कंट्रोल हो जाती है। दोस्तों, डॉक्टर हसन परवेज साहब के साथ इस वक्त बातचीत का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। शॉर्ट ब्रेक के बाद आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। बातचीत के सिलसिले को वहीं से जोड़ेंगे जहां से हमने छोड़ा था। डॉक्टर हसन परवेज़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सी जदीद टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से कैंसर की तशख़ीस और फिर कैंसर का इलाज ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जा सकता है, मुमकिन बनाया जा सकता है? जी, इसमें यह कि हमें एक ख़वातीन के लिए एक मेमोग्राम, एक ख़ास किस्म का एक्सरे होता है छाती का, जो कि ब्रेस्ट की कैंसर को अर्ली पिक कर लेते हैं। अगर हम पेशेंट्स जो यहाँ नहीं आ सकते बड़े शहरों में, अगर हम मेमोग्राम मशीन्स BHU लेवल्स पे उनके घरों में, ख़वातीन जो घर पे हैं और नहीं आ सकती हैं अपने मेडिकल सेंटर पे, उनका टेस्ट किया जाए घर पे, मोबाइल वैन्स पे लगाएं, तो हम ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी पिक कर सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन होगी तो उसका इलाज भी छोटा है और क्योर रेट भी बेहतर है। इसी तरह हम कोलन कैंसर है, बड़ी आंत का कैंसर, जिसके लिए स्टूल टेस्ट होता है, ब्लड में CEA है, कोलोनोस्कोपी है जो कैमरा डाल के, नाली डाल के बड़ी आंत को देखते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि हम अर्ली एज कह लें आप, वो तो 60 एक फिक्स्ड है, लेकिन उनको आसानी से मुहैया किया जाए मैस लेवल पे, तो इसको हम जल्दी पकड़ सकते हैं इन कैंसर्स को। और जब भी हम किसी कैंसर को जल्दी पिक करते हैं, उसका इलाज छोटा भी होता है और लॉन्ग टर्म में वो मरीज़ बेहतर चलता है। जब तक हम ये सारी चीज़ें मरीज़ों को उनके गाँव में, उनके घर के करीब नहीं प्रोवाइड करेंगे, तब तक हम शहरों में बैठ के सिर्फ डिस्कशन कर सकते हैं। हमें अपनी कौम के लिए नेशनल लेवल पे सोचना है कि जो दो तीन कैंसर जो यहाँ बहुत कॉमन है, ब्रेस्ट कैंसर है, कोलन कैंसर है, लंग कैंसर है, इनके लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, जैसे मेमोग्राफी है, छाती का एक्सरे है, CT स्कैन है, कोलोनोस्कोपी है, ये जब हम मरीज़ों को उनके घरों के करीब करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, तो आई थिंक उसका इफ़ेक्ट हमें बहुत जल्द चंद सालों में नज़र आएगा कि ये कैंसर्स कम होते जा रहे हैं या इनसे मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है। इसी तरह कराची में एक मशीन लगाई गई है जिसको गैमा नाइफ या साइबर नाइफ बोलते हैं। हमारे मुल्क में ये मशीन और कहीं में ही है। ये ख़ास किस्म की रेडिएशन है जो कि जैसे दिमाग में अगर कैंसर चला गया है या हड्डी के किसी खास एरिया में है, जिस्म के किसी एक आज़ा में है, तो ख़ास किस्म की रेडिएशन है जो बाकी जिस्म को, सेल्स को तंग नहीं करती और सिर्फ उस एरिया में फोकस होकर उस कैंसर को ख़त्म करती है। ये चीज़ें हैं जो कि लेटेस्ट हमें अपनी और मुल्क के हिस्सों में भी अप्लाई करनी चाहिए और देनी चाहिए। इसी तरह एक पेट स्कैन है, शायद आपने नाम सुना हो। ये ख़ास किस्म का स्कैन है जो कि जिस्म में कैंसर सेल्स की गिल्टियों को पिक करता है। इस वक्त हमारे पास लाहौर में 3 जगह है ये, इसी तरह कराची में है। यही स्कैन जब और जगहों पे खुलेंगे और लोग उन पे जाके टेस्ट कराएंगे तो हम जल्दी इस बीमारी को पकड़ सकते हैं और इसका इलाज बेहतर कर सकते हैं। आई थिंक इन चीज़ों को जो यहाँ पे बड़े शहरों में हैं सिर्फ, इनको हमें गाँव देहातों तक लेके जाना है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत से मेडिकल के इंस्टीट्यूट्स में, हॉस्पिटल्स में स्टूडेंट्स को पढ़ाने का तजुर्बा रहा है। ये जो टीचिंग का जो आपका एक्सपीरियंस है, ये कैसा रहा और कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया? ऐसा है कि मैंने अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में भी टीचिंग की, पाकिस्तान में वापस आके जिन्ना हॉस्पिटल में। वहाँ पे भी मेडिकल स्टूडेंट्स को और रिसर्च असिस्टेंट्स को और जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं उनको साथ पढ़ाया, तो मुझे वो बहुत अच्छा चैलेंज लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा। इसी तरह मैंने अमेरिका में लोयोला मेडिकल कॉलेज है शिकागो में, वहाँ पे टीचिंग की, तो उनकी जो स्टूडेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन थी और फिर जो स्टूडेंट्स जो कि ऑन्कोलॉजी में और हेमाटोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं उनको इलेक्टिव्स भी करवाए। उन पढ़ाने का एक्चुअली सारा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपका स्टूडेंट है वो कितना उसमें इंटरेस्ट लेता है। टीचर को मज़ा तब भी आता है जब स्टूडेंट वो चीज़ पढ़ के आए या उसको घर जाके पढ़े और अगले दिन आके आपसे पूछे कि मैंने ये पढ़ा है और उसके अंदर इंटरेस्ट लेके मुझे ये चीज़ नहीं समझ आई। तब जो है ना मुझे अपने तौर पे ये महसूस होता है कि आपका एज ए टीचर आपका करियर, आपका रोल और आपकी जो नॉलेज की ट्रांसमिशन है वो बेहतर होती है। मैंने अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स को बहुत देखा कि वो बहुत इंटेलिजेंटली चीज़ों को समझते थे, उन पैथवेज़ को कैंसर के रिलेटेड, और मैंने वो इन्जॉय किया। इसी तरह अमेरिका में भी टीचिंग का एक्सपीरियंस मुझे अच्छा ही लगा। अब हमारे पास यहाँ पे नेशनल हॉस्पिटल में पोस्ट डॉक्टरल फेलोज़ हैं जो अपनी स्पेशलाइजेशन या फेलोशिप कर रहे हैं। उनको भी हम राउंड्स के दौरान जब पेशेंट्स देखते हैं तो हम क्लिनिकली डिस्कशंस करते हैं उनके साथ कि ये पेशेंट इस तरह मौजूद है यहाँ पे, लेकिन इसकी हमें हिस्ट्री पढ़नी है कि कैसे यहाँ तक पहुँचा और हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं कि हम इस सिस्टम में जल्दी डिजीज़ पकड़ें और उसकी ट्रीटमेंट करें। कौन सी ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। इस सारी एक्सरसाइज से
जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं अब इस चीज़ को, मेरे ख्याल में 10 इयर्स के बाद या 5 इयर्स के बाद जब वो अपनी फेलोशिप ख़त्म करके अपने इलाकों में जाते हैं, अपने वहाँ जाके जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट बेहतर होता है। आपने अमेरिका में जाकर भी कैंसर के हवाले से अपनी खिदमत सरअंजाम दी। बात की जाए पाकिस्तान की और अमेरिका की, तो आपको इन दोनों ममालिक में इनके काम में और बीमारी के ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क महसूस हुआ है? देखें, पेशेंट्स तो दोनों जगह एक जैसे ही होते हैं। कैंसर एक मर्ज़ ऐसा है जो मरीज़ को एकदम बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। अमेरिका में जो कैंसर की ट्रीटमेंट है वो पाकिस्तान से वाज़े तौर पे मुख्तलिफ है। वहाँ पे इस मर्ज़ को मुख्तलिफ एंगल्स के साथ ट्रीट किया जाता है। जहाँ पे एक ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर पेशेंट देखता है, वहीं पे उसी छत के नीचे एक रेडिएशन का डॉक्टर भी होता है, सर्जन भी होता है, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट लीड कर रहा होता है उस ट्रीटमेंट को और बाकी लोगों को साथ लेके चलता है। साथ ही हमारे पास साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि मरीज़ को और उसकी फैमिली को साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देते हैं। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉस्ट। वहाँ सोशल वर्क और जो टैक्स मनी है गवर्नमेंट की, वो एक सिस्टम के तहत मरीज़ को इलाज में हेल्प देती है। और जो मरीज़ जिसको टैक्स मनी के साथ साथ एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत होती है गवर्नमेंट से, वो इंश्योरेंस ख़रीदता है। और वो जो प्राइवेट इंश्योरेंस सिस्टम है उससे उस मरीज़ को जो उसने पहले पैसे सेव करके पे किए होते हैं वो उसके इस आड़े वक्त में, इस मुश्किल वक्त में उसके लिए काम आते हैं। पाकिस्तान में जब हम यही कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में लेके आते हैं, यहाँ पे जब किसी मरीज़ को बताया जाता है कि उसको कैंसर है, जब वो हमारे पास आता है, आधा मरीज़ तो वो सुन के ही कैंसर का वर्ड और बीमारी का उसका हौसला बहुत पस्त हो चुका होता है। मैंने अपने यहाँ पे इलाज के तरीके में देखा है कि पहले 1-2 विज़िट्स के अंदर मरीज़ को बजाय इसके कि ट्रीटमेंट की बहुत डिटेल्स दी जाए, नहीं, पहले 1-2 विज़िट्स में मरीज़ को समझाने की ज़रूरत होती है कि ये मर्ज़ हो गया, परेशान ना हो, उनको हौसले की ज़रूरत होती है। और उनको जो पढ़े लिखे मरीज़ हैं उनको बिठा के कागज़ पे ड्रॉ करके समझाया जाता है, ये मर्ज़ था, ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं और आगे हमने ये चलना है। क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं थोड़े से नॉलेज के साथ सुनी सुनाई बातों पे बहुत अमल करते हैं। अमेरिका में लोग एजुकेटेड तरीके से अप्रोच करते हैं। जो बीमारी है वो उसके बारे में उसकी वेबसाइट या उसकी बुक लेके लाइब्रेरी जाएंगे, उसकी रिसर्च करेंगे और फिर आपके पास आएंगे। यहाँ पे जो मरीज़ है वो रिसर्च करने कहीं और नहीं जाता, वो अपने पड़ोसी से, अपने दोस्त से जो कि डॉक्टर नहीं है, या जो अखबार में किसी के पुराना वाक़या पढ़ा है उससे, या किसी और के बुरे एक्सपीरियंस को लेके, या और कुछ नहीं तो जो मस्जिद का मौलवी है या मस्जिद में जो बाकी नमाजी हमारे साथ होते हैं उनसे पूछ पुछा के चलते हैं। वो डॉक्टर को कम इम्पोर्टेंस देते हैं और सुनी सुनाई जो ये होम्योपैथी, हकीम और कोई जरा या और कुछ नहीं तो जो जादू टोने करने वाले जो लोग हैं उनसे एक्सप्लॉइट होते हैं। जब वो मेरे पास आते हैं मैं उनको समझाता हूँ ये बीमारी है जो कि अल्लाह की तरफ से आई है, आपकी वजह, अपनी वजह से नहीं आई, ये अल्लाह ने एक आजमाइश दी है और हमें अब मिल के इसका हल निकालना है। उनके जहन में एक ये मफरूज़ा बैठे होते हैं कि बस ये तो अब मेरे आखिरी दिन है। उस मौके पे मरीज़ की फैमिली को और मरीज़ को थोड़ा सा, हर डॉक्टर को मैं कहता हूँ, हमें मिल के उनकी परेशानी को समझने की ज़रूरत है। खाली दवाई देने ना डॉक्टरी नहीं है, हमें उनके साथ बैठ के उनके मसाइल का हल निकालना पड़ता है। प्रोफेसर डॉक्टर हसन परवेज़ साहब ने पेशेंट्स का मुआयना किया। डॉक्टर तोबा, आप नेशनल हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर के तौर पे कब से काम कर रहे हैं? मैं नेशनल हॉस्पिटल में फ्रॉम द पास्ट 1 ईयर डॉक्टर हसन परवेज़ के साथ काम कर रही हूँ एंड मेरा एक्सपीरियंस डॉक्टर हसन परवेज़ के साथ बहुत अच्छा रहा। डॉक्टर हसन परवेज़ एक बहुत ही काइंड, कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं और हमेशा उनकी कोशिश ये होती है कि मैं मरीज़ों की फ़ायदे के लिए जो कर सकूँ उस हद तक जाऊँ। और बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं जिनके साथ मैंने काम करके बहुत ही कुछ सीखा और देखा कि बहुत सारे मरीज़ मेरी आंखों के सामने बिल्कुल ठीक हो गए और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक टीचर के तौर पे आपके साथ उनका रिलेशनशिप कैसा है? बहुत अच्छा है। मैं कोई भी चीज़ अगर मुझे ना समझ आए तो डॉक्टर हसन से पूछते हुए उसको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करती और सर की भी कोशिश यही होती है कि वो मुझे मैक्सिमम जितना मैं लर्न कर सकती हूँ
और जितना मुझे सिखा सकते हैं वो मुझे अपने सारे पेशेंट्स में वो दिखाते हैं। मेरे जो भी सवालात होते हैं डॉक्टर हसन मुझे वो सारे उनके जवाब देते हैं। जो चीज़ मुझे क्लियर ना हो वो सब बताते हैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे सीखने को मिला है हिस्ट्री टेकिंग से, एग्जामिनेशन से, कौन कौन से टेस्ट कौन से कैंसर के पेशेंट में कराने चाहिए। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से डॉक्टर हसन से सीखने को मिली। नेशनल हॉस्पिटल से घर के लिए रवाना हुए। आम जिंदगी में किस तरह के इंसान हैं आप? आम जिंदगी में मैं बिल्कुल सिंपल एक फैमिली मैन हूँ। बिकॉज ऑफ माई प्रैक्टिस मेरे हाथों से पेशेंट्स की, इतने यंग पेशेंट्स की मैं डेथ देखता हूँ कि मैं रियलाइज़ करता हूँ कि मुझे ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली को, अपनी अम्मी को, अपने घर वालों को भी देना है। म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, और अगर सुनते हैं तो किस तरह का म्यूज़िक पसंद है आपको? जी, मैं सॉफ्ट म्यूज़िक सुन देता हूँ जब टाइम मिले, जो कि कम मिलता है। और मेरी कोशिश होती है ऐसा जो सूदिंग हो, जिससे कि आपको सुकून मिले। सारा दिन की भाग दौड़ के बाद इंसान सुकून के लिए अगर म्यूज़िक सुने तो लाइट म्यूज़िक हो, स्लो। आपको ज़िंदगी में किस शख्सियत ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है? आइडियली तो सबसे ज़्यादा मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी देखी और पढ़ी, उससे मैं बहुत, मेरे ख्याल में हर मुसलमान के लिए वो आइडियल है। लोकल लेवल पे मुझे अपने वालिद साहब मरहूम जो डॉक्टर थे उनको देख के मोटिवेशन हुई कि मैं भी इस फील्ड में आऊँ और लोगों के लिए बेहतरी की कोशिश करूँ, अमल करूँ। डॉक्टर साहब इतने मसरूफ़ इंसान हैं आप। सुबह 8 बजे से लेके रात गए तक मरीज़ों को देखते रहना, किसी भी वक्त कॉल आ जाए, इमरजेंसी में भागना और फिर से चेक करना। इस सारी सूरत हाल में ज़िंदगी बीत गई, फैमिली के लिए वक्त किस तरह निकालते हैं? जी, ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है और मैंने इस चीज़ में काफ़ी सफ़र किया है। मेरे फैमिली को टाइम देना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब मैंने अपनी शाम की प्रैक्टिस बंद की और कोशिश करता हूँ कि शाम को हम बच्चों के साथ बैठूँ, वालदा के साथ, बेगम के साथ इकट्ठे घर का खाना खाएं और बच्चों के साथ गेम्स खेले जाएं। वीकेंड पे भी, संडे को मैंने अपना डे ऑफ रखा होता है और उस दिन मैं खुसूसन सारी फैमिली के साथ कहीं बाहर जाना हो, घर के साथ टाइम स्पेंड करना हो उनके साथ, घर पे या बाहर, सारा दिन उनके साथ ही स्पेंड करता हूँ। अली, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं अभी मेडिकल फर्स्ट ईयर। मेडिकल फर्स्ट ईयर। क्या रूटीन है, किस तरह से चल रही हैं स्टडीज़ आजकल? आजकल तो स्टडीज़ इतनी कुछ खास नहीं चल रही कॉलेज के अंदर। स्टूडेंट्स भी बहुत कम है, अटेंडेंस कम है, ऊपर से टीचर्स भी ज़रा लाइट हुए हैं क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, तो ऐसा सच पढ़ाई नहीं हो रही। सबसे ज़्यादा दोस्ती किससे, अबू से या अम्मी से? दोस्ती तो ज़्यादा दोनों से है, मगर ज़रा करीब अम्मी है क्योंकि उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है घर में। अच्छा, तो आपके वालिद साहब आपको किस तरह से टाइम देते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है वो ख़ुद भी बहुत बिज़ी होते हैं, बहुत बिज़ी डॉक्टर हैं। फिर जब घर आ जाते हैं अक्सर लेट आते होंगे, मिस करते हैं उन्हें? जी, मिस तो करते हैं, मगर अब हम भी कुछ कर नहीं सकते, हमारा भी अपनी रूटीन है। उनके साथ इंटरेक्शन दोपहर में ज़रा कम होती है, आते हैं कॉलेज से, थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है, फिर रात को इकट्ठे लिविंग रूम में बैठ के कभी बातचीत कर ली, टीवी में ड्रामा देख लिया, और ज़्यादा हमारा वीकेंड्स के ऊपर टाइम स्पेंड होता है, ख़ासतौर पर संडे जब उनका ऑफ होता है। अच्छा, जैन से बात करेंगे। कैसे हैं जैन? बिल्कुल ठीक। भाइयों में दूसरे नंबर पे जी। कौन ज़्यादा कंट्रोल करता है, डोमिनेटिंग कौन है? छोटा भाई ज़्यादा डोमिनेट। ओह माय गॉड, अभी तो हमने उनसे बात भी नहीं की और उनके चर्चा शुरू हो गए। इसे कहते हैं ना कंट्रोलिंग होना, है ना? गुड है। चलिए हम ज़हर से भी पूछेंगे, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं सेकंड ईयर हूँ, ओ लेवल्स में। पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप कैसी है आपकी? काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है हमारा। आपके पापा के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है? बाबा के साथ अच्छा होता है, अक्सर वो वीकेंड पे आते हैं, तो वीकेंड पे ही फ्री होते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम गुजारें, तो हमें बाहर लेके जाते हैं, खाना खिलाते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं क्लब के अंदर हम जाके।
ज़ुहैर से हम बात करेंगे। कैसे हैं ज़ुहैर? ठीक। ठीक है। और अभी आप क्या कर रहे थे जब हम घर आ रहे थे? साइकिलिंग साइकिलिंग रोज करते हैं? नहीं, रोज नहीं करते, आज कर रहे थे। स्कूल गए थे आज आप? ऑनलाइन किया आज ऑनलाइन क्लास थी। और कल डे ऑफ है या डे ऑन? ऑन। ऑन। घर में कौन पढ़ाता है आपको? मामा मामा स्ट्रिक्ट हैं? जी। बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रिक्ट हैं। जी। और पापा? इतने स्ट्रिक्ट नहीं है। पापा इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, तो फिर आप पापा से क्यों नहीं कहते कि पापा आपने मुझे पढ़ाना, मैं मामा से नहीं पढ़ना, मामा बहुत स्ट्रिक्ट है? कहते? क्योंकि वो गए होते हैं हाँ। इतनी देर के लिए। अच्छा, और जब पापा आते हैं फिर क्या होता है? बातें करते हैं पापा के साथ? जी। गेम्स खेलते हैं? कौन सा फेवरेट गेम है आपका? क्रिकेट। क्रिकेट। आप कैसी हैं मिसेस परवेज? खुदा का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। पिछला साल तो काफ़ी टफ रहा है बिकॉज ऑफ कोविड। हर तरफ एहतियात। मैं तो बिल्कुल घर से नहीं निकली क्योंकि खौफ था कि भाई कहीं कैच अप ना कर जाए। खुदा का शुक्र। आपके बच्चों में डॉक्टर साहब कौन से नंबर पर हैं? ये सबसे छोटे हैं। सबसे छोटे हैं। इनका बचपन कैसा था? कैसे बच्चे थे? ही वॉज ओबीडियंट चाइल्ड। थोड़े बहुत शरारती थे बट ऑन द होल वेरी कॉन्शियंशियस। आपको कभी डांटना पड़ा था बच्चों को? थोड़ा बहुत तो डांटना पड़ता है, बगैर उसके तो यू कांट डिसिप्लिन द फैमिली। जब बड़े हो गए बच्चे तो उनकी एजुकेशन के लिए उनके मेडिसिन कोई आसान बात नहीं है। डॉक्टर बनना बिल्कुल कोई आसान बात नहीं, हर किसी के बस का रोग नहीं। बड़े बड़े बच्चे हिम्मत हार जाते हैं। आपके बच्चे इतनी दिलजमी से पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, ये सारा टाइम पीरियड इनको उनके पैरों पर खड़ा करने तक आपकी कितनी इनपुट थी? मेरी भी थी, मेरे हस्बैंड की भी थी, क्योंकि ही वॉज ऑल्सो प्रोफेसर ऑफ एनाटमी इन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, और उनकी थ्रू आउट हेल्प थी। वी बोथ कोप्ड अप टुगेदर। मिसेस परवेज है ना, कैसी बहू है? खुदा का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। शी इज़ जस्ट लाइक अ डॉटर टू मी। आई टेक हर दिस वे। और वो भी इज़्ज़त करती हैं, प्यार करती हैं, मुझे भी प्यार आता है। इकट्ठे रहना है तो अच्छी रिलेशंस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। कैसी हैं अभी ना? अल्हम्दुलिल्लाह। शादी का ये साथ एक दूसरे के साथ, डॉक्टर साहब के साथ, आपका कितने साल? 21 years माशाल्लाह। कैसा रहा ये साथ? अल्हम्दुलिल्लाह, Allah's blessings। माशाल्लाह। बहुत अच्छा। पसंद की शादी? नो टोटली अरेंज्ड। टोटली अरेंज्ड मैरिज। डॉक्टर साहब को तो आपने देखा भी नहीं था शादी से पहले? शादी से पहले एक दफ़ा देखा, जब बात पक्की हो गई तब। अच्छा। और किस तरह के हस्बैंड हैं? वेरी कोऑपरेटिव माशाल्लाह, नॉट स्ट्रिक्ट एट ऑल, प्लस ऑलवेज देयर, सपोर्ट 100%। बच्चों के मामले में, मेरे मामले में, फैमिली वाइज, अल्लाह का शुक्र। खाना अपनी फैमिली के हमरा खाया। खाने के बाद लॉन में बैठकर चाय पी। आपने अमेरिका से ऑन्कोलॉजी और हेमाटोलॉजी में स्पेशलाइजेशन की, कैसा एक्सपीरियंस था ये? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने बहुत सीखा अपने प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। जैसे वो डॉक्टर को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, और फिर अपनी फील्ड की रिसर्च और ट्रेनिंग का एक्सट्रीम प्रोफेशनलिज्म है वहाँ, मैं उससे बहुत मुतासिर हुआ। अमेरिका में अपनी फेलोशिप के दौरान आपने कैंसर पे रिसर्च की। ये रिसर्च, इसका एक्सपीरियंस कैसा था? जो अमेरिका में रिसर्च है वो काफ़ी चैलेंजिंग है। मुझे उसमें थोड़ी दिक्कत आई इनिशियली, क्योंकि पाकिस्तान में जब मैं यहाँ पढ़ के गया और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई और मियो हॉस्पिटल का जो एक्सपीरियंस था, इसमें रिसर्च नहीं है। तो जब आप बाहर की कंट्रीज़ में जाते हैं और जब आप उनके साथ compete करते हैं तो आपको फ़ील होता है कि जो आपके जो कंपेटिटर्स हैं, जो अपने मेडिकल स्कूल और बेसिक मेडिकल एजुकेशन के बाद रिसर्च करके आए होते हैं, उनसे आप उनके साथ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। वहाँ पे रिसर्च के जो पैरामीटर्स हैं मुझे फिर से जाके सारा पढ़ना पड़ा और अपनी बेस जो है उसको पॉलिश करनी पड़ी, फिर आप compete कर सकते हैं उस लेवल पे।
जबकि मेरे ख्याल में हमें अपने मेडिकल स्कूल की ट्रेनिंग में यहाँ पे रिसर्च को ऐड करना चाहिए, जो कि अभी नहीं है उस तरह की। वहाँ जाके मुझे फेलोशिप के दौरान काफ़ी टफ़ टाइम मिला और मुझे मेरा जो मेन थीसिस थे वो गॉल ब्लैडर के कैंसर और हेड एंड नेक कैंसर्स पे थे। तो इन दोनों एरियाज़ पे मैंने काफ़ी काम किया, लेकिन मैंने तब रियलाइज़ किया कि ये चीज़ें, इनकी फाउंडेशन मुझे पहले से बना के अपने मुल्क से वहाँ आनी चाहिए थी। आप हमें मज़ीद ये बताइए, आपने बैरून मुल्क इतनी जगह काम किया है, पढ़ाया भी है, सीखा भी है, आपके ये एक्सपीरियंसेस कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे रहे? मैंने ज़्यादा काम अमेरिका में किया और थोड़ा बहुत वापस आके जब मैं पाकिस्तान आया हूँ, मैंने दरमियान में अबू धाबी में भी, शेख खलीफा मेडिकल सिटी में भी कुछ अर्सा काम किया, यहाँ से जाके लोकम्स का। लेकिन जितनी मेरा एक्सपीरियंस अमेरिका में था वो मुझे काफ़ी, मैंने उस पर लर्न भी किया और मैंने देखा इंटेलेक्चुअली और प्रोफेशनली मेरी ग्रोथ हुई वहाँ पे। पाकिस्तान में आके जो मैंने अपना वही नॉलेज यहाँ अप्लाई किया है, तो मैंने अपने लोगों में जो आपको कंफर्ट लेवल फील होता है वो बाहर की कंट्रीज़ में नहीं है। लेकिन जो वहाँ का नॉलेज है वो आपको इतना ग्रूम कर देता है कि यहाँ आके आपको अपने लोगों के लिए और इनके साथ काम करने में एक बेहतर मज़ा आता है। तो आई थिंक कि जो वहाँ अच्छी चीज़ें सीखी हैं वो यहाँ आके अप्लाई की हैं, तो दिस इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन। अपने वालिद साहब के बाद ज़िंदगी को गुजारना ज़्यादा मुश्किल था? जी, वो एक बहुत बड़ा शौक़ मुझे मिला और जो मेरे ख़्याल में ज़िंदगी में इंसान को जब माँ बाप चले जाते हैं तो बहुत एक छत जैसे सर से खींच ली जाती है। बस उसके बाद थोड़ी मुश्किलात आई, फिर मुझे रियलाइजेशन हुई कि अब मेरे पास मेरी सिर्फ माँ है, तो मैं इसलिए अब पाकिस्तान में हूँ और अपने माँ बाप, वालिद साहब तो चले गए, अपनी माँ है वो मेरे साथ रहती हैं। बस वो एक मुझे अल्लाह ने खिदमत का मौका दिया, लेकिन मैं अपने माँ बाप के, अपने वालिद साहब की इतनी खिदमत नहीं कर सका। उनकी कमी को महसूस करते हैं ज़िंदगी में? बिल्कुल। कोई ऐसी ख्वाहिश जो दिल में हो, पूरी ना हुई हो और एक ख्वाहिश सी बाकी कि पूरी हो जाए? बस वही, जब मैं किसी मरीज़ को देखता हूँ जिसके साथ उसके बच्चे आए होते हैं, तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि अपने माँ बाप का ख्याल रखें, क्योंकि अगर मुझे टाइम मिलता तो मैं भी अपने बाप का ख्याल रख सकता। थैंक यू सो मच हिना, बहुत अच्छा लगा मिलके। थैंक यू सो मच मिसेस परवेज, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। डॉक्टर हसन परवेज़ के साथ आज का ये दिन दोस्तों बहुत ही अमेजिंग था। आज उनकी शख्सियत को उस तरीके से जानने का मौका मिला जो आज से पहले तो ना मैं जानती थी ना ही आप लोग जानते थे। यकीनन आपने हमेशा की तरह हमारे आज के शो को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। बस आपके फीडबैक का इंतज़ार है जो आप देना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारा एपिसोड देखते रहिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले इतवार। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।